तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर शेप, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर होता है, वो सबका सेंटर ऑफ मास को निकालेंगे। मैं डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं बताऊंगा कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, क्योंकि हम ये जो सारे फिगर्स होते हैं ना, इनका सेंटर ही इनका सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसमें डेरिवेशन करने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है और सिलेबस में भी डेरिवेशन नहीं दिया है, हमें बस इस चीज़ों को समझना है। तो ये हमारा चैप्टर 7 क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो रेगुलर शेप्स आते हैं ना, उसमें से अगर सिंपल शेप की बात करें तो एक हमारे पास पहले क्या हो सकता है, एक रॉड हो सकता है, एक रॉड। और मैंने इसको तो पहले स्टार्टिंग वीडियो में इसको मैंने बैलेंस भी करवाया था रॉड को, तो अगर आपको याद होगा, मतलब इस पेन अगर एक रॉड है तो आपको याद होगा तो ये कहाँ पे, इसके लगभग कुछ सेंटर में ऐसे बैलेंस हो गया था। डन है। तो वही हिसाब से अगर हम एक रॉड का सेंटर ऑफ मास को पता करें, अगर इसका रॉड का देखो यार, अगर इस रॉड का टोटल अगर लेंथ है जाके 10 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, इसके एग्जैक्टली हाफ में, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर में। इसी को अगर फिजिक्स के टर्म पे लिखना चाहो तो अगर एक रॉड का लेंथ है टोटल L, इसका रॉड का लेंथ कितना है L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसका आधे में, दैट इज़ L/2 में इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये हो गया रॉड का, सिंपल से एकदम बात खत्म। दूसरा जो सिंपल फिगर हमारे पास होता है वो होता है सर्कल। अब देखो ये जो सर्कल है, फिजिक्स में आपको सर्कल तो दिखेगा नहीं, ये क्या होता है, चूड़ी होता है। चूड़ी मतलब बैंगल्स वगैरह, समझते हो ना, चूड़ी जो हम पहनते हैं, वो जो लड़की लोग हाथ में पहनती है ना चूड़ी, ओवर चूड़ी। तो उस चूड़ी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोले, मतलब फिजिक्स में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। डन। तो सर्कल मतलब रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो ये हमारा हो गया एक रिंग। डन। अब रिंग के अंदर क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर मैंने बोल दिया इस रिंग का डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसके एग्जैक्टली हाफ में, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, क्योंकि एनी हाउ इस तरह ज्वाइन करेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहीं पे बनेगा ना। तो इसके एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर में कोई भी साइड से आओगे तो 10 सेंटीमीटर में आपको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास की। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप रखते हो तो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक समझने वाला बात यहाँ पे क्या है, ये जो चूड़ी होता है ना, ये जो चूड़ी होता है, चूड़ी के जो अंदर वाला पार्ट है तो खाली होता है ना, ये तो पार्ट तो खाली होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर में आ रहा है। तो इससे एक नोट कर लो, एक बात को, इससे एक बात को नोट कर लो कि सेंटर ऑफ मास can be outside of a body, can be outside of a body। अब देखो इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बॉडी मतलब जो चूड़ी रहेगा, मतलब वो चूड़ी कहाँ पे रहेगा, इस तरह सर्कल में यहाँ पे चूड़ी होगा ना, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, खुले जगह में आया, मतलब आउटसाइड द बॉडी है ना। तो हाँ, आउटसाइड द बॉडी भी अपना हो सकता है क्या, सेंटर ऑफ मास। अब दूसरा केस देख लो, थर्ड नंबर जो सिंपल फिगर में आता है वो होता है हमारा डिस्क। अब बोलोगे डिस्क क्या होता है, डिस्क भी सेम इसी चूड़ी के जैसा रहेगा, बट ये जो डिस्क होता है भरा होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, पूरा मटेरियल रहेगा। डन। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। इसका भी जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हमें कहाँ मिल जाएगा, जब हम इस तरह लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, जब डायमीटर के लिए लाइन को ज्वाइन कर लेंगे तो इसका जो सेंटर आएगा वही सेंटर रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं बोल दूँ इस डिस्क का अगर डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने में आ जाएगा, आपका 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसके हाफ में। डन। तो ये भी हमें समझ आ गया। अब एक और जनरल फिगर ले लेते हैं जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह करने में, वो है तुम्हारा स्क्वायर शेप का कोई भी एक बॉक्स है। तो ये हो गया स्क्वायर हमारा। तो स्क्वायर के चारों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो मैं अगर मान लूँ इसका सब साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का है। अब देखो जनरली इसे करते कैसे हैं, जब इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं ना, इसके डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास मानते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका जब आप लाइन को, इसका देखो 4 सेंटीमीटर को जब आप हाफ करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना बचेगा, जब हम हाफ करेंगे, इस 4 को जब हाफ करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। और अगर मैं यहाँ से ऑरिजिन मानूँ तो कितने में आ जाएगा मेरा, 2 2, दैट इज, समझो। देखो अगर मैं यहाँ से ऑरिजिन मानूँ, यहाँ अगर ऑरिजिन मानूँ तो इस तरफ एक्स एक्सिस में कितना आ जाएगा, जाने पे 2, एक्स एक्सिस में 2 जाना है, वाई एक्सिस में कितना जाना है, 2 जाना है, तो मुझे मिल जाएगा इसका सेंटर यहाँ पे। तो यही चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा फिजिक्स के टर्म पे, तो बड़ा वाला एक स्क्वायर बना लेंगे, मैंने थोड़ा बड़ा सा बना लिया। इसका अगर लेंथ क्या है, ए मतलब सारे साइड्स क्या है, ए के हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एग्जैक्टली इनके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। और ए वाला अगर पूरा ए है तो ये आधा कितना होगा, a/2। और ये कौन सा एक्सिस में, ऑरिजिन मैं यहाँ से मानूंगा, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। डन। प्लेन फिगर है ना। तो ए वाला वाई एक्सिस में कितना दूरी पे, a/2 पे, एक्स एक्सिस में कितना दूरी पे, पूरा अगर ए है तो आधा
a/2 है। तो यहाँ पे जब मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो पहले हमेशा x लिखते फिर y लिखते हैं। तो x में कितना दूरी पे है, a/2 साइड के आधा पे, और y में भी साइड के आधे में। तो ये हमें समझ आ गया, डन। अब देखो जो लास्ट बचता है हमारे पास वो है रेक्टेंगल, वो है रेक्टेंगल। फिर जो ट्राइंगल का है वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैंने बुक में देखा है, तो इसलिए उसको यहाँ पे ड्राइव करेंगे थोड़ा सा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर लेना। तो ये जो रेक्टेंगल का है इसका भी सेम फंडा। अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लूँ और अगर मैं बोलूँ इसका ए वाला साइड 2 सेंटीमीटर है, क्या यहाँ तक हमें दिख रहा है, ए वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ऑपोजिट वाला 4 सेंटीमीटर, ए वाला भी अपना 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास निकालने का पहला तरीका तो ये कहता है कि आप इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो, जो बीच में जहाँ कटेगा वहाँ पे होगा। और एनी हो हमें पता है बीच में कहाँ पे कट रहा होता है, ऐसा। अगर ए वाला तुम्हारा, ये अगर तुम्हारा 2 है, ये वाला अगर 2 सेंटीमीटर है पूरा, तो इसका आधा में कटा होगा। आधा मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर हो गया। और ये कौन सा, वाई एक्सिस में है, हम लोग ऑरिजिन यहाँ से मानने वाले हैं। ए क्या है, एक्स एक्सिस में है। पूरा अगर 4 है तो इसके आधे में कट गया तो 2 सेंटीमीटर। तो अगर कोऑर्डिनेट लिखना है इसका सेंटर ऑफ मास का तो क्या लिख दोगे, पहले एक्स फिर वाई। एक्स में कितना है वो 2 सेंटीमीटर है, वाई में कितना है वो 1 सेंटीमीटर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। ये होता है कुछ जनरल फिगर, इनके लिए भाई डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं, ये हम देख के ही पता कर सकते हैं। अब आता है बात एक ट्राइंगल का। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखो, अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मुझे तीन पार्टिकल्स चाहिए होता है, डन। ट्राइंगल्स के लिए ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास में निकालने वाला वो भी ट्राइंगल का। और यहाँ पे मैं ट्राइंगल यूज़ करूँगा इक्विलैटरल, क्योंकि बुक में इक्विलैटरल दिया गया है। अब देखो, अब देखना, ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ना, इसके पास 3 मास होते हैं। यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है। अब इनको जब मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन गया। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रस्सी वगैरह कुछ भी चीज़ से ज्वाइन कर लो, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब मैं मान लेता हूँ इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड कितना है, ए है। आप चाहे तो न्यूमेरिकली कोई भी 4, 5, 3 फिगर डाल के कर सकते हो, ठीक है। इसका साइड में मान लेता हूँ ए है। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आया, इसका साइड ए है। अब देखो, मैं इसमें ऑरिजिन कहाँ कंसिडर करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन। अब देखो जो मास है आइडेंटिकल है, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, डन। तो मैं यहाँ पे जनरली सबका मास m है, मैं इसको m1 मानने वाला हूँ, इसको m2 और इसको m3 मानूंगा। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आया। अब देखो, मुझे पहले तो कोऑर्डिनेट फिक्स करना है, ऑरिजिन, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो मैं यहाँ पे ऑरिजिन फिक्स करने वाला हूँ। तो ए मैंने मान लिया कि ये हमारा ऑरिजिन रहेगा। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, यह हमारा ऑरिजिन है। अब देखो, अगर मुझे निकालना है कि, तो पहले मुझे पोजीशन चाहिए। तो क्या मैं, ए मेरा ऑरिजिन पे आ गया तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया 0, 0। यहाँ पे पोजीशन क्या है बताओ ज़रा, ए एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में पार्टिकल आ चुका है अभी। तो एक्स एक्सिस में खाली एक्स कोऑर्डिनेट वैलिड है, यहाँ तक ए है तो ए आ जाएगा। वाई तो 0 होता है एक्स एक्सिस में, ए डन है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में एग्जैक्टली हाफ में होता है, जो बीच वाला होता है ना एग्जैक्टली हाफ में होता है। मतलब पूरा अगर ए है तो इसका, इस ऊपर वाले का इस आधा क्या हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस ऊपर वाले के लिए x का वैल्यू कितना आएगा a/2 आ जाएगा। अभी मुझे y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, देखो x का तो a हो गया ना। अब y का वैल्यू मुझे अगर निकालना है तो क्या मुझे a वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या मुझे a वाला चीज़ चाहिए, ये मुझे चाहिए। इसके लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो, पाइथागोरस भाई ने क्या बोल दिया था कि आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा, ये देखो ये तो हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है बेस। तो पाइथागोरस भाई ने क्या बताया था, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये किसके बराबर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस यहाँ आ जाएगा तो माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बेस कितना है a/2 है तो a/2 का होल स्क्वायर। इसे कर लेंगे तो a स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा a²/4, डन है ना। 2 2 4, ऊपर में a का स्क्वायर तो a स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस a²/4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3a²/4। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, अंडर रूट स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, स्क्वायर में था ना, तो 3a²/4। अब देखो ये जो 3 है, 3 का कोई रूट नहीं होता है तो रूट में रहेगा। a² का रूट क्या है, a है, और 4 का 2 2 4 तो 2 आ जाएगा, तो डन। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास √3/2a, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y का वैल्यू है,
ये हमें आ गया। अब बस सेंटर ऑफ मास निकाल दो। अब मुझे पता है ना सेंटर ऑफ मास पे कितने कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर है तो 2 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि सेंटर ऑफ मास एट एक्स, तो मैं क्या मान लूँगा कि मैं कोई एक इमेजिनरी पोजीशन यहाँ पे मान लूँगा सेंटर ऑफ मास है, और ये कोऑर्डिनेट को मैं मान लूँगा एक्स सी एम है और वाई सी एम है, डन। और ये सेंटर ऑफ मास है, तो मैं बस वही लगाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास का m इंटू एक्स सी एम मोमेंट ऑफ मास अक्रॉस द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इज m1 x1 m2 x2 m3 x3, डन। और यहाँ से अगर मैं निकालूंगा एक्स सी एम तो कितना आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ से एक्स सी एम फटाफट निकाल लेते हैं। अब देखो m1 मैंने इसको माना था, तो m1 का वैल्यू सब ये मासेस इक्वल है तो m का वैल्यू, अच्छा m1 सारे मासेस इक्वल लिया था तो m1 का वैल्यू भी m। अब यहाँ पे x1 कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0 है तो डाल दिया 0, ये एक हो गया। प्लस m2 मैंने इसको माना था तो इसका भी मास m है। इसके साथ x2, x कोऑर्डिनेट कितना है a/2 है, एक कर दिया हमने। प्लस m3 को कितना माना था, m ही माना था। सारे मासेस क्या है, इक्वल मासेस m। x3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे a है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों मासेस दैट इज m प्लस m। तो यहाँ कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, a टर्म 0 हो गया पूरा, a बच गया कितना m a/2, यहाँ बच गया m डिवाइडेड बाई 3m। क्या हमें समझ आया यह चीज़। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू, यहाँ एल सी एम लेंगे तो ऊपर चल जाएगा 2, आया समझ में ना, दैट इज एम ए प्लस 2ma डिवाइडेड बाई 2 फर्दर डिवाइड बाई 3m, डन। अब देखो तो यहाँ से एक्स सी एम डायरेक्टली निकाल देता हूँ, जगह नहीं बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 3m है, 3ma/2 और ये डिवाइडेड बाई 3m, डन। तो 3m कटा, फाइनली क्या आ गया a/2, और हमने देखा भी था ये इसी लाइन में वेरी करने वाला है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा a/2। अब हम फाइनली कैलकुलेट करना चाहते हैं y का वैल्यू भी कितना आएगा। तो y के लिए भी क्या कर लेंगे, सेम वही फंडा यूज़ करेंगे। यहाँ से शुरू करते चलो, वाई सी एम सेम इसी तरह करके आएंगे। तो फाइनली ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, डन। तो यहाँ पे m1 जो कि मास m है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है y में 0, फर्स्ट वाले का दिख रहा है ना y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m2 का मास भी सेम m, और इसका y कोऑर्डिनेट √3/2 a, प्लस m3 जिसका मास m ही है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, डन है, डिवाइडेड बाई 3m, डन। क्या हमें यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसको अगर मैं फर्दर करता हूँ तो यहाँ पे a वाला टर्म पूरा 0, a वाला टर्म पूरा 0, यहाँ पे बचेगा क्या m √3/2 m √3/2 a डिवाइडेड बाई 3m, a कटा, तुम्हारे पास यहाँ क्या बच जाएगा √3/2 और ये नीचे का 3 इंटू a, √3a/2 और नीचे का 3 नीचे लिख दिया। अब देखो ये जो √3 है a है, क्या मैं अभी इस 2 और a जो 3 है इसको क्या मैं √3 इंटू √3 लिख दूँ, तो इसमें से कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास a/2√3, डन। तो इसका अपना सर का अगर ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास पूछता है तो आप ऐसे निकाल लोगे। तो फाइनली हमारे पास सेंटर ऑफ मास कितना आ चुका है ट्रायंगल का, जो कि x, y के फॉर्म में। x में कितना आया था a/2 और y में कितना है हमारा a/2√3, डन है। सो आई होप आपको ये जो जनरल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो समझ आया, और मैंने एक ट्रायंगल का भी करवा दिया। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।